नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, इस समय जो हम चल रहे हैं काव्य शास्त्र में भी आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ एक टॉपिक है। देखिए टीजीटी पीजीटी में जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कोई भी विधा या कोई भी तथ्य हम आपसे नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। और इसी के साथ में जैसा कि इससे पहली क्लासों में हमने देखा था काव्य गुण, काव्य दोष और भी जो बाकी के तथ्य थे, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, हम काव्य शास्त्र में बहुत अधिक पढ़ चुके हैं। ये जो हमारी क्लास है आज की रहेगी शब्द शक्तियों की। इसके बाद में शब्द शक्ति के बाद में हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेंगी संप्रदाय विशेष से। संप्रदाय देखिए वैसे टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा संप्रदायों से प्रश्न बनते नहीं हैं कि औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, लेकिन रस छंद अलंकार हमें पढ़ने हैं। जब हम 3 संप्रदाय को पढ़ेंगे तो जो बाकी के 3 संप्रदाय हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। हमें है कि अतिरिक्त दे दें, कम ना दें, ठीक है। तो अभी की जो क्लास है इसमें शब्द शक्ति पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो 50 टेस्ट पेपरों की ये टेस्ट सीरीज है और एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पेपरों जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी स्तर इसमें समाहित है। तीनों प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सरल भी, कठिन भी और मध्यम भी। और जो टेस्ट पेपर है इसकी विशेषता ये है कि ये 125 प्रश्न में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कहा है कि हम आपको 50 टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नों की श्रृंखला में देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी में सिर्फ आदिकाल के ही प्रश्न रख दिए हों या भक्ति काल के या आधुनिक काल के उपन्यास के, कहानी के, ऐसा नहीं किया है। जो पूरे टेस्ट सीरीज है उसमें 125 जो प्रश्न है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। का मतलब ये है कि यदि उपनाम से भी एक प्रश्न बनता है तो वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पुरस्कार हैं या अनवीन विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, हर तथ्य से आपको टच होना पड़ता है। काव्य शास्त्र से भी आपको प्रश्न रखे मिलते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर ही नहीं आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 50 टेस्ट पेपरों की ये श्रृंखला है। आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके अदर इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं शब्द शक्ति। शब्दों की भी अपनी एक शक्ति होती है, ठीक है। यानी कि जो भी शब्द है, शब्द का अर्थबोध, जो हमने शब्द पढ़े हैं उनका जो अर्थबोध है वो किस रूप में आ रहा है उसको कराने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि हमने जो भी कोई वाक्य या कोई काव्य पढ़ा है उसका जो अर्थबोध हमें हो रहा है वो किस प्रकार का है, या वो जो हमें अर्थबोध कराया है शब्दों ने, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, आपने मीराबाई की कोई पंक्ति पढ़ी, मीराबाई ने आपको किस प्रकार का भावार्थ दिया। अगर आप देखेंगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो इसमें क्या है कि इनकी आनंद में इनकी जो है वो विरह में भक्ति है ईश्वर के प्रति, ठीक है। यानी कि उनका जो ईश्वर है वो कृष्ण है, इसके अलावा उनका जो कोई दूसरा इस संसार में, नश्वर संसार में कोई नहीं है। यानी कि एक अर्थ का बोध कराती हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को पढ़ो, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ो, या किसी की भी काव्य को पढ़ के जो आपको एक अर्थ मिलता है, जो आपको समझ में आता है, वो जो शब्दों के माध्यम से ही हमें अर्थ की प्रतीति होती है और वो जो अर्थ हमें प्रोवाइड होता है शब्दों से होता है, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए यूनिक लाइन यदि रहती है, हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो हम कहीं ना कहीं घुमा के आपको ला देते हैं। हमें लगता है, देखिए ये परिभाषा से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, या जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थबोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। किधर से भी घुमा लो, ये परिभाषा कम प्रश्न बनाएगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन मम्मट ने किस आचार्य ने शब्द शक्ति को व्यापार कहा है?
किसने कहा है? मम्मट ने कहा है। पंडित विश्वनाथ जी की बात करें तो इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए? शब्दों के लिए, यानी कि शब्द शक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किसने किया है? तो आपके पंडित विश्वनाथ ने। शब्द जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमने जो भी कोई कविता पढ़ी या कोई भी वाक्य पढ़ा, वो उसमें जो शब्द होंगे वो 3 तरह के होंगे। एक तो होंगे सीधे सीधे वाचक शब्द। वाचक का मतलब होता है कि वाच्यार्थ, इसका जो अर्थ होता है वाच्यार्थ होता है, यानी कि जिसका अर्थ हमें सीधा सीधा समझ में आ जाए। जैसे कि राधा नाचती है, ठीक है, या आप ही कहें कि मैम पढ़ाती हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है, इसमें कोई घुमाने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, ठीक है। दूसरे में देखेंगे आप लक्षक अर्थ। लक्षक शब्द जो होते हैं उनको लक्ष्यार्थ कहते हैं, यानी कि इनमें थोड़े से लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण की बात यदि आप करेंगे तो जैसा कि आप देखेंगे कि शब्दों का सामान्य अर्थ छोड़कर, जो जनरल अर्थ होता है उसको छोड़कर, उससे संबंधित जब दूसरा अर्थ लिया जाता है तो वहाँ पे आपका लक्ष्यार्थ यानी कि लक्षणा होती है। वाचक शब्द से वाच्यार्थ बना है, और वाच्यार्थ पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। लक्षक शब्द पे लक्ष्यार्थ बना है, और लक्ष्यार्थ पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति का जैसे कि लक्षक की बात करें, गंगा पर गांव। गंगा पर गांव, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई गंगा पर गांव होगा, यानी कि ग्रामीण शब्दों का या एक उक्ति जो हो जाती है वहाँ उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है लक्षणा शब्द शक्ति में। जैसे गंगा पर गांव, तो भाई गंगा तो बह रही है तो इस पे तो गांव होगा नहीं, इसके किनारे पे होगा, लेकिन जल्दी में क्या कह दिया? गंगा पर गांव। ये यहाँ पे उसका हुआ लक्ष्यार्थ, ठीक है। व्यंजक, व्यंजक शब्द होते हैं और इनसे जो अर्थ की प्रतीति होती है व्यंग्यार्थ होती है, और व्यंग्यार्थ पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जहाँ पे अभिधा भी नहीं निकलेगी, यानी कि वाचक शब्द भी नहीं होंगे, लक्षक शब्द भी नहीं होंगे, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति भी नहीं होगी, वहाँ पे आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का मतलब होता है, एक तरीके से कहें आप तो, जहाँ पे श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे आप चाहें कितने भी अर्थ निकाल सकते हैं व्यंजना व्यंजना शब्द शक्ति में, ठीक है। जैसे कि व्यंजक शब्द की बात करें, जैसे कोई मतलब जो कहीं से कहीं तक अर्थ नहीं लिया जाएगा। देखिए लक्षक में तो यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति में होता है कि वो बहुत गौ है। गौ का मतलब है बहुत सीधा है, ठीक है। जैसे कि अधिकांशतः कहा जाता है कि हमारी बेटी तो बिल्कुल गौ है, यानी कि बहुत सीधी है, ठीक है। तो ये होता है एक सरल, कि आप वो दूसरे से उसकी प्रतीति कर लेते हैं। वो तो बिल्कुल उनकी जो दोस्ती है बिल्कुल कृष्ण सुदामा है, ठीक है, सुदामा की तरह, यानी कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है वो लोक प्रचलित है, उसी का उदाहरण वहाँ पे दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल अर्जुन की तरह है, यानी कि अपने गुरु के लिए उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं वो अर्जुन की तरह है, यानी कि लोकोक्ति से कहीं ना, या जो पुरानी प्रचलित जो उक्तियां हैं उनसे कहीं ना कहीं इनका संबंध रहता है। व्यंजक में क्या है, अब कोई पतला व्यक्ति आ रहा है, आपने क्या किया? व्यंग्य किया, उस पर क्या कहा? देखो दारा सिंह आ रहा है। अब या खली कह दो कि खली आ रहा है, जबकि है नहीं, कोई पतला सा व्यक्ति आ रहा है और आप उसको खली का नाम दे दो या दारा सिंह का नाम दे दो, तो वो व्यंग्य किया है आपने उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की, ठीक है। ये 3 शक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने इसीलिए सरल उसमें समझाया है। अभिधा शब्द शक्ति की यदि हम बात करेंगे तो जिस वाक्य या काव्य को पढ़कर या सुनकर श्रोता या पाठक को उस काव्य का लोक प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाए, यानी कि तुरंत ज्ञात हो जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। और अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ में आप देखेंगे तो जो शब्द होता है वो वाचक होता है, अर्थ वाच्यार्थ होता है, और जो वाच्यार्थ के साथ मिलकर जो शब्द शक्ति बनती है वो अभिधा शब्द शक्ति बनती है। बात करें यहाँ पे, जैसा कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरु शिखा थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ठीक है, हरिओध जी की पंक्ति है, वो कह रहे हैं, सीधा सीधा इसमें अर्थ समझ में आ रहा है। दिवस यानी कि दिवस का अवसान समीप था, यानी कि दिन का जो अवसान, यानी कि अवसान, देखिए अवसान का मतलब होता है कि समाप्त होकर पुनः आना, यानी कि जाने के बाद में उसका पुनः आना। एक तो समाप्त हो जाता है, एक अवसान, यानी कि अभी जाएगा सूरज और फिर, यानी कि संध्या हुई है, सुबह फिर सूरज निकलेगा, तो दिवस का अवसान समीप था, यानी कि दिन का जो अवसान था, संध्या थी, वो समीप था, यानी कि शाम का समय था। गगन था कुछ लोहित हो चला, जो आकाश था वो कुछ लोहित यानी कि लालिमा से युक्त हो चला था। तरु शिखा थी अब राजती, जो तरु यानी कि पेड़ की जो शिखाएं थी वो अब क्या कहते हैं, राजती, यानी कि आपके विराजमान थी। ठीक है, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा अर्थ समझ में आया है। और इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो जैसा कि आप देखेंगे, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो सीधा सीधा अर्थ है। ठीक है, तो जहाँ पे काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ जाता है, वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे की जो 2 शक्तियाँ और बची हैं उनको देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में थोड़ी सी विशेषता ये भी रहती है कि इसमें रूढ़ शब्दों का यौगिक योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। जो अर्थबोध होता है उन्हीं शब्दों के माध्यम से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं शब्द शक्ति में। लक्षणा शब्द शक्ति, आपको देखिए अगर ये अर्थ समझ में आ गए कि लक्षणा कहाँ होती है, व्यंजना कहाँ होती है, अभिधा कहाँ होती है, तो फिर आपका शब्द शक्ति टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। इसीलिए सरल भाषा में हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, जिन पंक्तियों का सीधा सीधा अर्थ आपको समझ में आ जाए, आपको लगे कि अन्य कोई अर्थ नहीं है, यही अर्थ है, तो वहाँ पे आपकी जो काव्य शक्तियाँ शब्द शक्ति में है, अभिधा होगी। जहाँ पे लक्षण आपको लगे, चलिए बात कर रहे थे आगे लक्षणा शब्द शक्ति की। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है कि शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उसी से संबंधित, शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अन्य अर्थ, उससे संबंधित अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेना, अन्य अर्थ, उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होना, बोध होना, तो वहां पे क्या होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको लिखिए कि मुख्यार्थ में, जो पारिभाषिक है, मुख्यार्थ में यानी कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित, मुख्यार्थ से ही संबंधित, मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अर्थ रूढ़ि अथवा, जो अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर
प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और उस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, और उस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि ऊषा सुनहले सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, जल में अंतर्निहित हुई। ठीक है, अब यहां पे क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं लक्षणा के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। ठीक है, यहां पे नामोच्चारण करके ही आगे बढ़ जाएंगे। रूढ़ी लक्षणा, जिसमें रूढ़ी लक्षणा, और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी, जैसे कि आप कहें कि पंजाब लड़ाका है। अब पंजाब तो लड़ाका नहीं होगा, पंजाब तो एक प्रदेश है, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो लड़ाका हैं, यानी कि किसी रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ बाधित हो, वहाँ पे रूढ़ी लक्षणा होती है। और प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें तो किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से बाधित होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में जो आगे की है, तीसरे नंबर की बात करें जो अन्यत्र में है, गौणी लक्षणा। फोर्थ नंबर पे है शुद्धा लक्षणा। पूछ लेगा किसका भेद है। उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा। आठवां है साध्यावसाना लक्षणा। पदगत वाक्यगत लक्षणा। चलिए देखते हैं इसको। बात कर रहे हैं लक्षणा, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित जो अन्य अर्थ का बोध होना होता है, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जो दूसरी है सारगर्भित परिभाषा, उसको देखते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्य अर्थ से ही संबंधित जो अर्थ रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जो अर्थ हुआ है वो क्या है, लक्ष्यार्थ है। और उस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है उसको क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। ऊषा सुनहले तीर बरसाती। ऊषा सुनहले तीर, तीर का मतलब देखिए, यदि आप बात करें तो सीधा जो अर्थ होता है वो होता है बाण। ठीक है, अब ऊषा जो है
वो यानी कि ऊषा सुनहले तीर बरसाती, यानी कि जो सुबह होने वाली है, सुनहले तीर का जो यहाँ पे मतलब है वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरण को कहा गया है यहाँ पे तीर, लेकिन ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, और सूर्य की किरणें जो है वो जय लक्ष्मी की तरह उदित हो रही हैं। उधर पराजित काल रात्रि भी, और उधर जो यानी कि पराजित होकर, यानी कि रात से जो अंधेरा था वो पूरी रात अपना कार्य करने के बाद में काल रात्रि भी, जो रात्रि है वो भी पराजित होकर काल रात्रि भी 2 बार लिखा गया है, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे ये 2 बार हो गया है। काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, और जो काल रात्रि थी, जो रात थी, वो जल में अंतर्निहित हो गई है, यानी कि उसमें समा गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीर है, ठीक है, वो यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो बाण के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसका लक्ष्यार्थ क्या है, सूर्य की किरण। ठीक है, बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद जो हैं वो मुख्य रूप से 2 ही हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा का मतलब होता है कि किसी रूढ़ी के आधार पर जब मुख्यार्थ में बाधा पहुंचती है, जैसे कि कहें कह देते हैं ना कि इलाहाबाद पढ़ाकू है, यानी कि इलाहाबाद के जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ के पढ़ाकू हैं। इलाहाबाद के विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, इलाहाबाद पढ़ाकू नहीं है। इलाहाबाद तो एक स्थान का नाम है। ठीक है, वहीं पे बात करें तो प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब है कि किसी विशेष प्रयोजन के कारण जब मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, जैसे कि आंख उठाकर देखा तो कहते हैं ना कि हड्डियों का ढांचा खड़ा था, यानी कि कोई व्यक्ति जो था वो पतला सा खड़ा हुआ था, तो हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। ठीक है, बाकी गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्य अवसाना लक्षणा, पदगत लक्षणा, वाक्यगत लक्षणा, ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, देखिए जितना परीक्षा उपयोगी है आपसे कुछ भी नहीं बचा है। आपका काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, ठीक है, काव्य लक्षण, और इसी के साथ में आपके काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, जो भी आपका महत्वपूर्ण था, काव्य परिभाषाएं, सभी कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। अब बचे हैं आपके 6 संप्रदाय, जिसमें 3 संप्रदायों में हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। रस जो पहला संप्रदाय है, और रसों को हम एक एक क्लास में एक एक रस पढ़ेंगे। अलंकारों में, छंदों में समानता कर लेंगे या उनका भी प्रयास करेंगे, तो जैसा भी होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ पे आप लिखिए कि वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न, यानी कि अलग अर्थबोध होना। यानी कि जहां पे अभिधा शब्द शक्ति नहीं है, लक्षणा नहीं है, तो वहां पे सीधा सीधा है आपके व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, जब शब्दों के सामान्य और संबंधित अर्थ दोनों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले किसी
विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, यानी कि जहां पर अभिधा और लक्षणा का विराम होगा वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति उभर कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियां किसकी हैं कमेंट कीजिएगा आप। एक उदाहरण यह है, दूसरा और देख लेते हैं। कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। वेद नखत गृह जोरी, अर्ध करी अरसोई, इसको छोड़िए, इससे दूसरा वाला लीजिए जो बहुत चर्चित है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये ब्रस भानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, इसके भी दो भेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार, व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो शाब्दी व्यंजना और दूसरी है अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के दो भेद हो जाते हैं फिर से। एक है अभिधा मूलक, अभिधा मूला व्यंजना, और दूसरा है लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति, जहां पे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ यानी कि अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति नहीं होगी, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जब शब्दों के सामान्य और संबंधित अर्थ दोनों को छोड़कर, यानी कि जो सामान्य अर्थ है और उससे जो संबंधित है यानी कि लक्ष्यार्थ के रूप में जो अभी तक निकल के आ रहा था, उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब जैसे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी के विषय में कहा गया है कि नारी को अबला कहा गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध। आंचल में दूध का यहाँ पे कई मतलब हैं, यानी कि पुत्र के लिए प्रेम की भी बात हो सकती है, और आंखों में पानी, आंखों में पानी की बात यहाँ पे ममता से हो रही है, माँ की जो ममता होती है। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। हे कर्णधार, ये किसी के विषय में भी हो सकता है। हे कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना,
जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस उनके भी विषय में कहा जा सकता है। या आप देख सकते हैं कि जब आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं या आप अपने दोस्तों में जाते हैं तो आप कह देते हैं कि भाई अब संभालना, आपकी अपनी गृहस्थी है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे इसका जो है अलग अर्थ है, आप किसी के भी अर्थ में कह सकते हो। अब जैसे कि हमसे ही कोई कह दे कि वो आप डीएस एकेडमी के हैं, तो आप कर्णधार हैं, बच्चों की कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, यानी कि आप अच्छे से शिक्षा इनको देना ताकि इनका जो या आपकी जो कमान है वो हमें थामनी है, यानी कि हमें आपको इस तरह पढ़ाना है कि आपकी परीक्षा पास हो जाए, ठीक है, आप सफल हो जाए। तो ये भी है। आगे देखें तो चिर जीवो जोरी जुड़े, क्यों न सने हैं गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। देखिए ज्यादातर अब यहाँ पे वृषभानुजा, ठीक है, यहाँ पे वृषभानुजा यानी कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। और एक चीज और भी आती है कि जहां पर अधिकांशतः व्यंजना शब्द शक्ति वहां होगी जहां पर एक से अलग अर्थ निकलेंगे, ठीक है, एक से अलग अर्थ जब निकलेंगे तो ज्यादातर श्लेष अलंकार जहां पे होगा वहां पे आप व्यंजना शब्द शक्ति लगा दीजिएगा। ट्रिक है व्यंजना शब्द शक्ति, मैं यही इसी तरह से पहचानती हूँ, ठीक है। प्रायः जो श्लेष अलंकार रहेगा उसमें आपका व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी, श्लेष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के जो प्रकार हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दो हैं। शाब्दी व्यंजना के अविधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला, यानी कि अविधा और लक्षणा के आधार पर भी इनके भेद किए गए हैं। तो ये थी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि जो हमने शब्द शक्तियाँ थी तीनों हमारी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब जिस भी कैंडिडेट को कॉल करनी है वो कॉल करेगा। अच्छा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिया है अभी। चलिए बात कर लेते हैं जिसको किसी भी विषय से संबंधित कॉल करनी है, 9568802463। डेमो के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीजीटी पीजीटी डेमो, टीजीटी पीजीटी डेमो के लिए जब आप कॉल करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ से पीडीएफ भेज दी जाएगी। 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, ठीक है। जो टेस्ट पेपर अभी तक हो गए हैं वो आपको सारे एक साथ भेज दिए जाएंगे। बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं, उसी के अनुसार आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर बचे नहीं हैं, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी नंबर पे कॉल करेंगे, या अन्य जानकारी आपको चाहिए नेट से संबंधित बैच की या कोई भी, तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में एक अगले नए संप्रदाय के साथ में। आज एक अगली क्लास में हम संप्रदाय विशेष से शुरू करेंगे, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं छोटी छोटी क्लासेज लाएंगे और ऐसी लेके आएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके स्वतः ही याद हो जाएगा। कहते हैं ना कि रटना नहीं पड़ेगा, रट जाएगा, ठीक है। आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार जब आप क्लास देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल करेंगे 9568802463। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम में भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में भी जो अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती रहती हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह वहाँ पे चलते रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम भी ग्रुप में टेलीग्राम डीएस एकेडमी डिस्कशन के नाम से जब आप देखेंगे तब आपको मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी जो नए नए तथ्य होते हैं वो साझा करते रहते हैं हम, और बाकी का व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले संप्रदाय के साथ में। देखते हैं कौन सा संप्रदाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक, सभी को नमस्कार।